एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस हम कर चुके हैं। इसके बाद जो अगली मेन रिएक्शन है वो आती है रिएक्शंस विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि फोर्थ रिएक्शन होगी। रिएक्शंस विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया आपको पता है NH3 को कहते हैं हम। तो अगर इसमें एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें बाय एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स तो उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जैसे यहां पर मैंने NH2G लिखा है, G यहां पर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ये डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के साथ हम रिएक्शंस अब स्टडी करेंगे। अब ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के जैसे ही चलती हैं। तो जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता हूं कि किस तरीके से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। तो जैसे ये कोई भी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हम कंसिडर किया हमने, तो इसमें नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। इसलिए ये वाला जो नाइट्रोजन है ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब करेगा तो कैसे सिचुएशन आगे जो है वो प्रोसीड करेगी हम देखते हैं कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी पाई बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करे तो हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टडी किया था, उसमें देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द कार्बन टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। तो इसलिए O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर NH2G ये जुड़ जाएगा। पहले लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर था, अब जब ये बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर में चला गया। अब था वो नाइट्रोजन का, इसका मतलब कि नाइट्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस पूरा करने के लिए, क्योंकि अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से एक प्रोटॉन लूज कर देगा ताकि इसको नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस मिल जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना रहे। तो जो यहां से H पॉजिटिव निकला वो ऊपर O नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा और उसके नेगेटिव चार्ज को भी खत्म कर देगा। फिर इसके बाद एक ही कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है और इसके साथ वाली नाइट्रोजन के ऊपर एक लूजली हेल्ड हाइड्रोजन है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां से OH ग्रुप जाएगा और नीचे नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो भी लूज हो जाएगा और हमें मिलेगा यहां पर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन प्लस वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में भी हम देखते हैं कि पहला स्टेप जो है वो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल इधर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो बेसिकली ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंडर ही आएगी। तो अब इसमें हम 4-5 डिफरेंट टाइप्स के जो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हैं उनकी रिएक्शंस करेंगे स्टडी विद एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। अब रिएक्शन सारी की सारी बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्रोसीड करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया है यहां पर कि कैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। जिसमें सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है कि जब हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दें तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। इसमें हम एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, सभी तरह के कंपाउंड्स की रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी करेंगे।
तो बेटर वे में जो CH3 ग्रुप है उसको इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के साथ CH3 ग्रुप का कार्बन अटैच्ड होता है। तो एक रिएक्शन हम करेंगे विद एल्डिहाइड, फिर दूसरी रिएक्शन करेंगे विद ए कीटोन। तो ये दोनों मैंने एलिफेटिक कंपाउंड्स यूज किए हैं। इसमें जो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन है उसको थोड़ा ब्रीफ में हम लिख सकते हैं लाइक दिस। ये है हाइड्रोक्सिलअमीन। तो पहले नाइट्रोजन इधर अटैच होगा जाके, पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप और एक NHOH ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर वाटर लूज होकर जो नेट प्रोडक्ट बनना है मैं सिर्फ वही लिखूंगा। यहां से इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा। अब ये क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इसलिए द मीडियम शुड बी स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम हम यूज करेंगे तो तब रिएक्शन जो है वो थोड़ी कैटालाइज होगी, थोड़ी फास्ट प्रोसीड कर जाएगी। तो एल्डिहाइड वाली जो कार्बोनिल कार्बन थी दैट विल बी इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। अब इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्साइम, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना। अब ये ऑक्साइम हमें ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, इसलिए इस कंपाउंड को हम कॉमनली एसिटाल्डोक्साइम बोल देते हैं, एसिटाल्डोक्साइम। फिर ये है कीटोन एसीटोन। तो इसमें हाइड्राजीन की हम रिएक्शन स्टडी करेंगे विद एसीटोन। तो यहां से भी बिल्कुल उसी तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और हमें एसीटोन का ऑक्साइम जो है वो मिलेगा। तो इसको हम ऑक्साइम ऑफ एसीटोन भी बोल सकते हैं। सॉरी, यहां पर हाइड्रोक्सिलअमीन हम यूज कर रहे हैं, OH ग्रुप आएगा, तो इधर भी OH ग्रुप प्लस वाटर। तो ये एसीटोन का ऑक्साइम है, इसलिए इसको कॉमनली कहा जाता है एसीटोक्साइम। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं उनकी रिएक्शंस भी प्रोसीड करती हैं। तो वो रिएक्शन में सबसे ऊपर लिख रहा हूं अभी। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजेल्डिहाइड मैंने यूज किया, C6H5CHO। इसमें अगर हम हाइड्रोक्सिलअमीन ऐड करें तो इस कंपाउंड को जो एल्डिहाइड है उसको हम बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजेल्डिहाइड में अगर हाइड्रोक्सिलअमीन ऐड किया जाएगा तो जो ऑक्साइम बनेगा उसको फिर हम बेंजेल्डोक्साइम बोलेंगे। तो अब जो हमें ऑक्साइम मिला वो होगा इस तरह से, तो इसका नाम हम कहेंगे बेंजेल्डोक्साइम। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये रिएक्शन जो है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, फिर एलिफेटिक कीटोन के साथ और फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी प्रोसीड कर गई। जो हमारे पास हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हैं उसमें एल्काइल या फिनाइल ग्रुप जो अटैच्ड है टू कार्बोनिल कार्बन उसका साइज इतना बिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए जगह थोड़ी कम बचेगी। जैसे हमने पहले रिएक्शन की थी कार्बोनिल कंपाउंड्स की विद सोडियम बाइसल्फाइड, तो वहां पर भी देखा था कि बेंजोफिनोन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करती विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं सभी केसेस में जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो थोड़ा छोटे साइज का होना चाहिए। तो अब रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन हमने करते टाइम ये देख लिया कि किस तरीके से जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं
वो रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम ऑक्साइन्स कहा करते हैं। तो जैसे एसिटल्डिहाइड से बना एसिटल्डोक्साइम, फिर एसीटोन से बना एसिटोक्साइम, और जो बेंजल्डिहाइड है उससे बना है बेंजल्डोक्साइम। तो इसके बाद सेकंड जो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है वो हम देखते हैं। तो रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन कहा जाता है जब हम अमोनिया में से एक नाइट्रोजन रिप्लेस करके एक NH2 ग्रुप लगा दें, तो इसको कहा जाएगा हाइड्राजीन। तो जिस तरीके से हमने पहले देखा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और फिर बेंजल्डिहाइड रिएक्ट किया था विद हाइड्रोक्सिलमीन, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही अब हाइड्राजीन के साथ भी रिएक्शन होगी और हमें हाइड्राजोन ऑब्टेन होगा। तो मीडियम सभी केसेस में स्लाइटली एसिडिक रखना है। यहां से भी जो नेट रिएक्शन होगी उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा और हमें हाइड्राजीन से ऑब्टेन होगा जो प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे हाइड्राजोन। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको कहा जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। फिर इसके बाद हम लेते हैं कीटोन। जो सिंपलेस्ट एलिफेटिक कीटोन है एसीटोन या प्रोपेनोन, तो इसकी रिएक्शन अगर की जाए कंसिडर विद हाइड्राजीन एसीटोन की, तो इससे बन जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, सभी रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसे ही प्रोसीड करती हैं। तो यहां पर हमें ऑब्टेन हुआ एसीटोन हाइड्राजोन। और फिर अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की एग्जांपल लें, जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो इसकी रिएक्शन अगर की जाएगी विद हाइड्राजीन, तो तब भी एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद हमें बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन ऑब्टेन होगा। लाइक दिस। तो इस कंपाउंड को कहा जाएगा बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे रिएक्शन प्रोसीड की थी विद हाइड्रोक्सिलमीन, उसी तरीके से रिएक्शन चलेगी विद हाइड्राजीन। तो बिल्कुल सेम वे में हमें एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन और एसीटोन से मिलेगा एसीटोन हाइड्राजोन, और बेंजल्डिहाइड से हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो रिएक्शन विद हाइड्राजीन अगर की जाएगी तो उससे हमें ऑब्टेन होंगे हाइड्राजोन्स। फिर इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे विद डेरिवेटिव्स ऑफ दिस हाइड्राजीन, जिसमें हम हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स हम लगाएंगे। जैसे सबसे सिंपल है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, थर्ड रिएक्शन है ये। तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है कि जिसमें हमने हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया विद बेंजीन रिंग या C6H5 फिनाइल ग्रुप, इसके लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला। तो जैसे
पहले रिएक्शंस हमने देखी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही जो अब रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं विद एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड। इसमें हम ऐड करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, इन वीकली एसिडिक मीडियम। तो यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा नेट रिएक्शन में, और वाटर मॉलिक्यूल के लूज होने के बाद हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन। अब क्योंकि ये बना है फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, तो इसलिए इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। और बिल्कुल सिमिलर वे में आगे भी जो हमारे पास एसीटोन है या बेंजल्डिहाइड है वो भी रिएक्ट करेगा। जैसे अब यहां पर एसीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन करें तो हमें मिलेगा एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। रिएक्शन सभी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हो रही हैं, कोई किसी में कोई स्पेशल चीज जो है वो नहीं हो रही। एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, और बिल्कुल वैसे ही यहां पर रिएक्ट करेगा बेंजल्डिहाइड, तो हमें ऑब्टेन होगा अब बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन के बाद एक बड़ी स्पेशल रिएक्शन आती है विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो जो फिनाइल हाइड्राजीन में बेंजीन रिंग है उसकी अगर हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करके नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो उस केस में जो हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट हाइड्राजोन मिलेगा हमें, तो वो येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और ये रिएक्शन शो करते हैं सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो इसलिए उस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन या टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि ये वाला कंपाउंड कोई एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं। तो रिएक्शन विद नेक्स्ट जो फोर्थ रिएक्शन है वो आएगी रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो अब ये जो रिएक्शन है किस तरह से प्रोसीड करेगी ये हम देखते हैं। अब बेंजीन रिंग जिसको मैं पहले केस में C6H5 ही लिखा है, अब उसको पूरा लिख रहा हूं स्ट्रक्चर उसकी बनाकर, क्योंकि अब दो नाइट्रो ग्रुप भी अटैच करवाने हैं इसके साथ। इसलिए अब ये वाला कंपाउंड होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसको हम कॉमनली कह देते हैं, इतना थोड़ा बड़ा नाम होने के कारण इसकी शॉर्ट फॉर्म ही यूज की जाती है
2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इससे जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा, इसके ऑरेंज या येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप भी अटैच होगा। तो ये हमारे पास बनेगा एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो जिस तरीके से यहां पर एल्डिहाइड ने रिएक्शन शो की है, बिल्कुल उसी तरीके से ही एलिफेटिक कीटोन एज वेल एज जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, ये भी रिएक्शन शो करेगा। तो जैसे यहां पर मैं एसीटोन की रिएक्शन करवा रहा हूं अभी, इसमें एसीटोन में अगर यही 2,4-DNP या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ऐड किया जाए, तो इससे जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी लाइक दिस। तो इस कंपाउंड को बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम बोलेंगे एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इसके भी प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं, और फिर जो बेंजल्डिहाइड है वो भी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। इसको बोला जाएगा बेंजल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ये वाले तीनों प्रोडक्ट्स बने हैं, इनके येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और ये वाली रिएक्शन शो की करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि या एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। कोई और तरह के कंपाउंड ये रिएक्शन शो नहीं करते, इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, क्योंकि बाकी के कंपाउंड जो हैं वो इस तरह के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो शो नहीं करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं, इनके येलो और ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो आप लिख सकते हो, by these reactions we obtain yellow or orange precipitates of 2,4-dinitrophenyl hydrazones full stop. Since such precipitates are formed only by aldehydes and ketones, this reaction can be used as a test of identification for aldehydes or ketones.
तो इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो एल्डिहाइड या कीटोन है कि कोई और टाइप का कंपाउंड है। तो ये फोर्थ रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, दैट इज फिफ्थ रिएक्शन। तो ये हम स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। अब ये सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, ये भी आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि अब हम हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं विद अमाइड ग्रुप। इस कंपाउंड को कहा जाता है सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे जो हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिटल्डिहाइड की, यानी कि एक एलिफैटिक एल्डिहाइड की। तो इसमें अगर सेमी कार्बेजाइड ऐड किया जाए, मीडियम जो है वो तो ज़रूर स्लाइटली एसिडिक ही यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन। अब ये प्रोडक्ट बना है एसिटल्डिहाइड से, इसलिए इसको कहा जाएगा एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। कार्बाजाइड से कार्बाजोन बनेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जो एलिफैटिक एल्डिहाइड हम कंसिडर कर रहे हैं एसीटोन या प्रोपेनोन, वो भी रिएक्ट करेगा। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो इस तरह से होगा। इसको हम कहेंगे एसीटोन सेमी कार्बाजोन। एसीटोन सेमी कार्बाजोन। और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज किया जाए, यानी कि बेंजेल्डिहाइड, तो इस केस में जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे बेंजेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो इन सभी रिएक्शंस में हमने देखा कि जो मीडियम है, रिएक्शन मीडियम जो है उसको स्लाइटली एसिडिक रखना पड़ता है, जिसकी यूटिलिटी मैंने आपको बता चुका हूं, यूज मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों मीडियम को एसिडिक रखने की जरूरत होती है। क्योंकि जो भी हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं ओवर कार्बोनिल कंपाउंड, ये कैटालाइज हो जाता है इन एसिडिक मीडियम। बेंजेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो ये लास्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन करने के बाद आपको लिखनी है सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच, क्योंकि इस रिएक्शन में पीएच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन मीडियम जो है उसको जरूर मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये इक्वेशंस लिखने के बाद आप एक हेडिंग लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच।
क्योंकि इस रिएक्शन में पीएच वैल्यू का कंट्रोल काफी सिग्निफिकेंट हुआ करता है। The pH value of the reaction mixture, the pH value of the reaction mixture must be carefully controlled to about 3.5. Full stop. The medium should be slightly acidic since it will help in the nucleophilic attack over carbonyl carbon, but the medium should not be highly acidic as in strongly acidic medium the derivative of ammonia will get protonated and it will not be able to act as a nucleophile। कि जैसे ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, अगर मीडियम ज्यादा एसिडिक हुआ तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक प्रोटॉन आके ऐड हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो तब फिर डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे तो एक्ट नहीं कर सकेगा। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करना है अगर इसको, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो इसीलिए ही जो रिएक्शन मिक्सचर का मीडियम है दैट शुड बी स्लाइटली एसिडिक, वीकली एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वीकली एसिडिक है तो रिएक्शन कैटालाइज होगी और अगर स्ट्रांगली एसिडिक हो गया तो तब जो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है उसी की प्रोटोनेशन हो जाने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ही एक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो पीएच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है दैट शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड टू अबाउट 3.5। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम कर रहे हैं तो उसमें जो लास्ट रिएक्शन आएगी दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स या रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अल्कोहल्स। तो ये पांचवी रिएक्शन है। अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में 4 रिएक्शंस हम कर चुके हैं। तो फिफ्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाली रिएक्शन जो है ये भी कैटालाइज होगी बाय एसिड्स। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो एल्डिहाइड या कीटोन की तो उसको डेफिनेटली जो एसिड्स होते हैं वो कैटालाइज करते ही करते हैं। जैसे ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम अल्कोहल ऐड करें इथेनॉल, अब ये रिएक्शन करने के लिए जो मीडियम हम करते हैं एसिडिफाई बाय HCl गैस, इसमें HCl गैस ऐड करते हैं। इथेनॉल है तो ये किस तरह से आयोनाइज होगी, H पॉजिटिव और O नेगेटिव,
O नेगेटिव फिर इधर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहां पर जाके अटैच हो जाएगा OCH2CH3 और इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप वाली और O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके साथ फिर जो H पॉजिटिव लूज हुआ था वो जाके अटैच हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेमी एसीटल। तो इट इज ए हेमी एसीटल। फिर अभी भी एक OH ग्रुप है तो ये दूसरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। इसमें अगर इथेनॉल थोड़ी और प्रेजेंट हो तो वो रिएक्शन करके जो दूसरा OH ग्रुप है वहां पर भी एसीटल का ही लिंकेज बना देगी। तो अब हमें जो है वो फुल या कंप्लीट एसीटल मिलेगा। ऊपर वाले कंपाउंड को हम हेमी एसीटल बोलते हैं और नीचे वाले को एसीटल ही कहा जाता है। तो इट इज एन एसीटल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके पहले हेमी एसीटल और फिर एसीटल बनाते हैं। अब ये मैंने रिवर्सिबल साइन शो यहां पर किया हुआ है। इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि बैकवर्ड भी चल पड़ेगी। जो एसीटल हम बनाते हैं इस रिएक्शन से, एसीटल से जो ओरिजिनल हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो रीजनरेट हम कर सकते हैं बाय एडिंग सम एसिडिफाइड वाटर टू इट। तो आप लिख सकते हो द एसीटल thus formed can be converted back to the original aldehyde by acidic hydrolysis। इसमें अगर वाटर ऐड किया जाए बाय ट्रीटिंग इट विद एसिडुलेटेड वाटर तो तब जो हमारे पास ओरिजिनल एल्डिहाइड था वो रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि दोबारा से फॉर्म हो जाएगा और अल्कोहल जो है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर रिएक्शन को बैकवर्ड प्रोसीड करवाना हो तो इस तरीके से हो जाएगी। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लें, जैसे अभी इथेनॉल का केस हमने कंसिडर किया है, तो उस केस में पहले हेमी एसीटल बनता है और फिर एसीटल बनता है। पर अगर हम कोई डाईहाइड्रिक अल्कोहल यूज कर लें लाइक इथेनॉल, तो उससे डायरेक्टली जो है साइक्लिक एसीटल फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड की जाए तो ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसमें भी कैटलिस्ट हम यूज करते हैं HCl गैसियस, या इसकी बजाय रादर HCl की बजाय हम यूज करते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, जिसको कॉमनली हम PTS लिख देते हैं। तो टोलुइन और पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड क्या होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये, और इसकी पैरा पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज पैराटोलुइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको कॉमनली PTS की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो ये एसिड हम इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो इससे जो साइक्लिक एसीटल बनेगा वो होगा कुछ इस तरीके का। तो इट इज ए साइक्लिक एसीटल। तो दोनों रिएक्शंस हमने की हैं विद एल्डिहाइड्स।
जो कीटोन्स होते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ एसिटल्स फॉर्म नहीं करते। तो आप लिख सकते हो कीटोन्स डू नॉट फॉर्म एसिटल्स विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। They readily form cyclic ketals with dihydric alcohols। अब अगर कीटोन है तो कीटोन से जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे कीटल। जैसे एसिटल्डिहाइड से हमने अभी जो बनाया उसको एसिटल बोला था। तो फॉर एग्जाम्पल ये सिंपलेस्ट कीटोन है एसीटोन। कोई भी कीटोन हो अगर इसका बनाना हो सिमिलर तरीके से कंपाउंड तो हमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल ही यूज करनी पड़ेगी, डाईओल यूज करनी पड़ेगी। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इसलिए अब जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी कुछ इस तरह से, वही पीटीएस की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से एक साइक्लिक एसिटल जो है वो बन जाएगा। यहां से हम दिखा सकते हैं कि इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज होता है। तो जो हमारे पास एक साइक्लिक कीटल बना वो है ये, इट इज ए साइक्लिक कीटल। तो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करके जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं वो इस तरीके से एसिटल्स या कीटल्स जो हैं वो बनाते हैं। एल्डिहाइड्स जो हैं वो तो सभी तरह की अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन शो कर देते हैं, चाहे वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो और चाहे वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो। पर जो कीटोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ ही रिएक्शन करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ वो रिएक्शन नहीं करते। तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो खत्म होती हैं। तो एक टाइप की रिएक्शंस जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की थी वो खत्म होती हैं इसके साथ। तो जो सेकंड टाइप की रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की आएंगी वो होंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अलग और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स अलग करके स्टडी करेंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और ये बात तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं ये काफी प्रोन होते हैं टू ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन बड़ी इजीली हो जाती है। ये हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ा था कि जब हम अल्कोहल में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करें लाइक एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन रेडिली हो जाती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम करेंगे। आप लिख सकते हो दो लाइनें कि एल्डिहाइड्स आर readily oxidized to carboxylic acids containing same number of carbon atoms as the parent aldehyde। By strong oxidizing agents
like alkaline KMnO4 or acidified potassium dichromate। तो जैसे ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे, लाइक एल्केलाइन KMnO4, जिसको हमने देखा था कि कहते हैं बेयर्स रीएजेंट, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो जो एल्डिहाइड है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन एटम हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 कार्बन एटम हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम रहते हैं। एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों तरह के एल्डिहाइड्स ही बिल्कुल सिमिलर तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। एल्केलाइन KMnO4 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो दोनों में से या एल्केलाइन KMnO4 यूज करेंगे हम या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे, और इससे एलिफेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों तरह के एल्डिहाइड जो हैं वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देंगे हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब एल्डिहाइड जो होते हैं दीज आर क्वाइट प्रोन टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो देयरफॉर इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो होती ही है। तो आप लिख सकते हो सिंस aldehydes are readily oxidized, these can be oxidized with mild oxidizing agents like Tollens reagent, Fehling solution or Benedict solution, etc. तो ये तीनों केसेस हम बारी बारी स्टडी करेंगे, जो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं उनमें। तो सबसे पहला केस हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रीएजेंट। तो ये टॉलेंस रीएजेंट हमने पहले भी यूज किया है, जैसे हमने एल्काइंस के एसिडिक नेचर जब की थी तब टर्मिनल एल्काइंस की रिएक्शन भी की थी विद टॉलेंस रीएजेंट, और तब मैंने आपको बताया भी था कि टॉलेंस रीएजेंट हम कहते किस तरह के किस कंपाउंड को हैं। तो आप लिख सकते हो, पहले हेडिंग लिख लो टॉलेंस रीएजेंट, फिर लिख लो एन एल्केलाइन सोल्यूशन ammonical solution of silver nitrate is called Tollens reagent. Ammonical solution of silver nitrate is called Tollens reagent. सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम एक्वा सोल्यूशन लें, उसमें ऐड करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, तो यहाँ पर एनायन एक्सचेंज करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी।
प्लस अमोनियम नाइट्रेट, ये तो डिसॉल्व्ड ही रहेगा। और जैसे ही सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुई, ये फर्दर रिएक्ट करेगा विद 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। प्लस बन जाएगा वाटर। तो यहां से जो दो NH4 हैं, यहां से 2 H पॉजिटिव निकलेंगे और एक ऑक्सीजन जो है वो मिलकर यहां पर वाटर बना देगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और एक हमारे पास ये बना जिसको हम कहेंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो किसी भी एल्डिहाइड की ये ऑक्सीडेशन कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं यहां पर आपको एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके बताता हूं। कि इस एसिटल्डिहाइड में अगर हम टॉलेंस रिएजेंट ऐड करें तो इससे जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन होके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो टॉलेंस रिएजेंट है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और उससे मेटालिक सिल्वर बन जाता है, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है सिल्वर की। और साथ में हमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऑब्टेन हो जाएगा और 4 अमोनिया। इस तरह से ये जो सिल्वर हमारे पास मेटल बनी, ये जिस भी रिएक्शन कंटेनर में हम रिएक्शन कर रहे हैं उसकी वॉल्स के साथ ये कलेक्ट होता जाएगा, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और जो वॉल्स हैं वो मिरर के जैसे शाइन करेंगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉमनली सिल्वर मिरर टेस्ट। ये जो सिल्वर प्रोड्यूस हुआ ये सिल्वर मिरर का काम करेगा। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी एल्डिहाइड लें तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो उसकी बड़ी रेडिली ऑक्सीडेशन करके उसको तो कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, पर साथ में टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर प्रोड्यूस होगा जो सिल्वर रिएक्शन कंटेनर की साइड्स के साथ डिपॉजिट होके कलेक्ट होके सिल्वर मिरर जैसी चीज फॉर्म कर देता है। तो इसीलिए ही इस रिएक्शन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं। एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही ये रिएक्शन जो है वो शो कर देते हैं। तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं बी पार्ट। ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन। तो अब ये ऑक्सीडेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फेहलिंग सॉल्यूशन। वैसे ये भी हमने अल्काइंस में किया था, पर आप एक बार फिर से लिख सकते हो। An alkaline solution of copper sulfate containing some sodium potassium tartrate जिसको कॉमनली रोशेल सॉल्ट कहा जाता है। टार्ट्रिक एसिड होता है एक्चुअली ये। इस कंपाउंड को कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो इसमें एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पर सोडियम सॉल्ट हो और दूसरे के ऊपर पोटेशियम सॉल्ट अगर लगा दिया जाए तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं रोशेल्स सॉल्ट।
यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इसके एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हम लेते हैं पहले, और उसमें ये थोड़ा रोशेल सॉल्ट ऐड करते हैं। तो उससे जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसको फेलिंग सॉल्यूशन हम कहते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन में जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, जो ऑक्सीडेशन का काम करता है, वो होता है एक्चुअली 2 moles of Cu2 positive plus 5 moles of OH negative aqueous ions। ये हमें ऑब्टेन होगा फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन। तो इससे जो हमारे पास एल्डिहाइड था वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब मैंने यहां पर OH नहीं लिखा, क्योंकि जो OH नेगेटिव आए हैं, जो अल्कली हमने ऐड किया, वो मैंने सिर्फ अल्कली बोला है, ये नहीं बताया कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कि कोई और है। तो जो भी अल्कली हम यूज करेंगे यहां पर उसी का ही सॉल्ट बनेगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और इधर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसकी रिडक्शन होकर हमें मिलते हैं रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ Cu2O, और प्लस बाकी वाटर बन जाएगा। तो इसके क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें मिल जाते हैं। तो जिस तरह से पहले टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन में हमें सिल्वर मिरर टेस्ट ऑब्टेन हुआ था, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स, क्योंकि ये जो कीटोन्स होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करके इनको रिड्यूस नहीं करते या खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते। सिर्फ एल्डिहाइड्स हैं जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो कीटोन्स हैं वो इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है जिसको हम सी पार्ट के अंडर स्टडी करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो जिस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन हमने किया था अभी, बिल्कुल उसी तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो पहले कि ये होता क्या है। तो हेडिंग लिख लो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो उसमें आप लिखोगे इट इज एन एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट containing sodium citrate, alkaline solution of copper sulfate containing sodium citrate। तो ये सोडियम सिट्रेट क्या है? सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो सिट्रिक एसिड क्या है? जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे थे तो उस केस में सिट्रिक एसिड, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हमने किया था। ये असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था। ये वाला जो कंपाउंड है इसको कहा जाता है सिट्रिक एसिड। तो हम यूज करते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें इसका जो सिट्रिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है वो यूज कर लेते हैं, या सोडियम सॉल्ट है वो यूज करते हैं। जैसे यहां पर भी ONA, इधर भी ONA और यहां पर भी सोडियम सॉल्ट ही हो, तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड या सोडियम सिट्रेट। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सम सोडियम सिट्रेट, इसको कहा जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन।
और जो एक्टिव कंपोनेंट है जिसके कारण सारी रिएक्शन होती है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों केसेस में बिल्कुल सेम आता है, यानी कि यहां पर भी जो एक्टिव कंपोनेंट है वो होगा यही Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 5 OH नेगेटिव आयंस। ये हमें मिलेंगे फ्रॉम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब अल्कली क्योंकि यहां पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का उसमें से मैंने केटायन जो है उसको मिसिंग रखा है, उसको मेंशन नहीं किया है। और प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड के हमें रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो तो बनने ही बनने हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब भी जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर था, जो हमारे पास एल्डिहाइड था, उसमें अगर हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड किया तो तब भी रेड प्रेसिपिटेट्स जो हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के वो हमें ऑब्टेन हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कि इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स जो हैं वो इन तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आप लिख सकते हो ओनली एल्डिहाइड्स are oxidized by the mild oxidizing agents like Tollens reagent, Fehling solution or Benedict solution, while ketones remain unaffected. Full stop. Therefore, these reactions can be used as a test of distinction between aldehydes and ketones. तो जो भी हम कोई टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन करते हैं उसमें थोड़ी बहुत फिजिकल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो उसमें सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, तो सिल्वर मिरर तो बिल्कुल हमें क्लियरली विजिबल होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो चुकी है। और अगर हम फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके देखें तो तब हमें रेड प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो फॉर्म होते दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बिल्कुल विजिबल डिस्टिंक्शन होगी इनमें। और जो टॉलेंस रिएजेंट है थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, पर फिर भी अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कोई आ जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट but alpha hydroxy ketones can be oxidized by it. But alpha hydroxy ketones can be oxidized by it. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब है
कि जिस कार्बन के साथ ये कीटो ग्रुप लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इसके ऊपर ही एक OH ग्रुप जो है वो भी लगा है। इसमें अब अगर टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया जाए तो इससे जो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था इसकी ऑक्सीडेशन होकर हमें डाई कीटोन मिल जाएगा, और बाकी टॉलेंस रिएजेंट की रिडक्शन होकर हमें सिल्वर मिरर ऑब्टेन होगा, प्लस अमोनिया और वाटर जो है वो तो फॉर्म होना ही है। अब ये जो कंपाउंड बना इसको हम कह सकते हैं ब्यूटेन 2,3 डाइओन, सॉरी पेंटेन 2,3 डाइओन। तो इसका IUPAC नेम हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पेंटेन 2,3 डाइओन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं उनको हम कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करके कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कीटोन्स जो हैं वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज नहीं होते, पर हाँ जो ये जैसे अभी की हमने रिएक्शन की अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं ये कुछ हद तक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।